नाउ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लांछन आजकल समाज में लग जाता है कि अग्निवीर का, किसका लगता है? 4 ताल है, ये है, वो है। इस देश में क्या है कि एक बड़ा टैगलाइन बड़ा अच्छा है कि किसी चीज में कोई एक पॉइंट मिल जाए, उसको लेकर के कमेंट मार के हम क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। आई बिलीव कि एक बच्चा कुछ सिलेक्शन सिस्टम में बदलाव हो गया है क्या? क्या अग्निवीर लगने से कोई सिलेक्शन सिस्टम में बदलाव है क्या? हमको तो और टफ दिखने लगा है पहले से। अब पहले फेज 2 इतना टाइट, रिटर्न निकाला मामला क्या हो गया, हमको तब और चैलेंजिंग दिखने लगा है पहले की कंपैरिजन में। तो ये चीज़ कमेंट करना कि द कंपटीशन स्टैंडर्ड, मुझे तो दुनिया के हर कंपटीशन टेक्निकली मैं बोलूँ तो आसान लगती है कभी कभी। अच्छा ये बताओ कौन सी ऐसी कंपटीशन है जिसमें रिटर्न पे भी उतना ही दबाव, फिजिकल में भी उतना ही दबाव, जीडी में भी उतना ही दबाव सर, मेडिकल में भी सर उतना ही दबाव? कौन सी ऐसी कंपटीशन जिसमें 4 स्टेप से गुजरते हैं आप? है कोई कंपटीशन नहीं है फौज के अलावा। तो यू आर गोइंग फॉर द ग्रेटेस्ट पाथ बच्चा, और इतना मेहनत करके आप कहीं पहुंचेंगे और इतनी काबिलियत के साथ आपको ट्रेंड किया जाएगा। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, पहले एयरफोर्स की वैकेंसी ज़्यादा थी बच्चा, जो कंपैरिजन में अभी कम आ रही हैं, ठीक है ना। 2 साल के गैप भी भरे, 2 साल एक गैप भी किए हैं। अब 2 ट्रेनिंग सेंटर हो गया, ऑडी हो गया जो वाई ग्रुप स्पेशल भेज दे रहा है, और बेलगामी पूरा एक्स के लिए। तो सीट, नंबर ऑफ सीट्स क्या कर ली इन्होंने? बढ़ा लिए ट्रेनिंग सेंटर्स पे। द क्वेश्चन इज दैट कि इतनी ट्रेनिंग के बाद जब एक कैडेट तैयार होगा तो तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से बाहर हो जाएगा क्या वो? और क्यों करेगी इंडियन एयरफोर्स? क्या इंडियन एयरफोर्स कोई ट्रेनिंग सेंटर है क्या कि ट्रेनिंग करने से इंडियन एयरफोर्स का काम चलता है? नहीं, दे नीड एयरमैन टू रन द होल सिस्टम। पूरे सिस्टम को रन करने के लिए उनको एयरमैन चाहिए। और जिस तरीके से हम पुराने वर्जन अपने हटा रहे हैं, जितने भी हमारे फाइटर पायलट्स जो है, प्लेन्स हैं बच्चा, हम नए वर्जन्स को क्या करते जा रहे हैं बच्चा? ऐड होते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी और टेक्नीशियन पना बढ़ता क्या हो रहा है? चला जा रहा है। और स्किल्ड लोग चाहिए। राफेल जो, फिर समझने की तुम लोग कोशिश करो बेसिक टास्क तुम्हारा क्या है। राफेल कोई आके पायलट नहीं तैयार करता है कि पायलट तैयार करता है, वो केवल उड़ाता है, उतने तक का काम है। बाकी उसकी पूरी तैयारी, उसकी देख रेख, उसकी पूरी यूनिट, पूरा केयर होता है। समझ लीजिए आपके लिए वो सब कुछ होता है जिसके मेंटेनेंस में आप होते हैं। और एक आदमी नहीं तैयार कर देता है बैठ करके, पूरी टीम लगती है 10 से 12 लोगों की, हर सेगमेंट के स्पेशलिस्ट होते हैं, तब जा करके फाइनली वो तैयार की जाती है और उड़ने के लिए तैयार होती है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये रख लो, भगवान जाने 2024 में इस चीज़ की शायद ऑफिशियल अपडेट भी आ जाए। अभी तो जैसा 50-50% का एक नारा लगाया जा रहा है, बट टेक्निकली मैं आपको बता दूं कि इट शुड बी 100%। ये 100% होगा। बैठ जाइए। ट्रेनिंग मॉड्यूल में बच्चा जाने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है निकल के, वो यही आ रही है कि एज यू नो इंडियन एयरफोर्स वर्क कंप्लीटली इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू नो, दे कांट वर्क इन हिंदी। वो हिंदी में काम नहीं करते, यू नो। अब कोई ना कोई तो ट्रेड एलोकेट होगा ही आपको, चाहे आप रडार सेक्शन में जाओ, ऑटोमोबाइल सेक्शन में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जाओ, कम्युनिकेशन में आप जाओ, किसी भी ट्रेड स्पेशल में जो आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। लाजमी सी बात है कि सिलेबस भी पढ़ना पड़ता है और चीज़ें इंग्लिश में ही लेक्चर होती हैं और इंग्लिश में ही क्या होता है बच्चा? ब्रीफिंग होता है। तो योर लैंग्वेज पे जो आपका कमांड है वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप ट्रेनिंग में ही खुद को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। फिजिकल उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है इंडियन एयरफोर्स में जितना आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल में एकेडमिक्स का आपका फोकस होता है। तो दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस पर ज़बरदस्त काम करें। अब जैसे बहुत सारे बच्चों को अब बेसिक डीएनएस इशू आता है, तो डीएनएस इशू कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप 13 डेज बाद भी रिपोर्ट करते हैं डीएनएस के सर्जरी के बाद, बेसिक छोटी सी सर्जरी होती है, तो यूर ओके, आपको मेडिकली क्या कर दिया जाएगा बच्चा? फिट कर दिया जाएगा। बहुत लोगों को इशू होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं टेक्निकली समझाना क्या चाह रहा हूँ, कोई चीज़, अब भाई ऐसी कोई बीमारी ना हो कि जानलेवा हो, उसके बाद ज़िंदगी नहीं बच सकती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो देन दैट कैन बी सॉर्ट आउट, वो सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अब नौकनी ही मसला है, तो कोई परमानेंट बीमारी थोड़ी ना है। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, और अपने आप चीज़ें सही होंगी, सब कुछ इंप्रूव होता है। बॉडी क्या होती है ना बेटा, मसल्स हमारी फ्लेक्सिबल होती हैं। क्या होती हैं? इनको जिन ढांचे में आप ढालिएगा उस ढांचे में बेटा वो क्या हो जाएंगे? ढल जाएंगे। मान लो एल्बो एंगल ही है, 15 से 18 डिग्री की मान्यता है। अब मान लो उससे कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, अमूमन ज़्यादा ही एंगल हो जाता है। हाथ ऐसे देखते हो ना, कुछ लोग का हाथ ऐसे टेढ़ा हो जाता है पूरा। तो ये भी कोई ऐसा बीमारी नहीं है, इसको भी स्टेप अप किया जा सकता है, ठीक है ना।
इसके इक्विपमेंट्स जो आते हैं और कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उनको आप फॉलो कर लीजिए, आप कर ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि कहीं से भी डरिए मत। ये अच्छा, इस बात पे इतना जोर काहे हम दे रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं क्यों जोर दे रहे हैं बताइए? क्योंकि आज PSL देख के अंदर से कष्ट होता है ना बेटा, कि 9,000 हैं, उसमें से 4,000-4,500 किस में आउट हो जा रहे हैं। मतलब ये सारी यात्रा तय कर डाले, सब कुछ इनका हो गया और फाइनल मेरिट में इनका नाम भी आ रहा है, ये क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि इनको बेसिक मेडिकल इशू हुआ है। और ऐसा तो नहीं छोटे से बच्चों को ऐसी बीमारी हो गई कि जानलेवा है, भगवान ही बच ही नहीं सकता है। पता भी तो कर रहा हूं प्रॉब्लम क्या निकाली गई, सर BP से बाहर हो गए हैं। किससे बाहर हो गए हैं? अब सोचो कितना ये गंदा फील होता है। छोटा सा बच्चा जो है, अभी उम्र ही क्या है बेटा, अंडर 20 हैं आप, तो इतना छोटा सा बच्चा आप सोचो कि BP से बाहर हो, कितना बड़ा नॉनसेंस है ये। केवल क्या हड़बड़ाहट, उसने जिंदगी में कभी BP समझा ही नहीं क्या होता है। तो 80 से लेके 130 का आंकड़ा है, उसी के बीच आपका होना क्या है बच्चा, जरूरी है। यही क्राइटेरिया है। शुगर पैरामीटर्स हैं, क्या है बच्चा, उसका भी अपना एक क्राइटेरिया है कि भाई चलो 80 से लेकर के 110 तक है, कोई इशू की बात नहीं है। तो सब पता होना चाहिए, पागल थोड़ी ना है। जैसे मैं हमेशा शेयर भी करता रहता हूँ कि भाई वंस यू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट यू आर लिविंग इन द ड्रीम। आप किसी एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी ड्रीम में रहते हो इसलिए अच्छा स्कोर करते हो। बिकॉज फॉर दैट यू डू लॉट ऑफ वर्क बच्चा। आप कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, आप उस पर बेस्ड सवालों को लगाते हैं, आप उस पर बेस्ड बेटा मॉक टेस्ट को अप्रोच करते हैं, एंड एग्जैक्टली यू ट्राई टू फाइंड आउट कि हाँ वेयर आई एग्जैक्टली स्टैंड, सर मैं कहाँ खड़ा होता हूँ। किसी और के कहने से थोड़ी ना आप सेलेक्ट होते हैं, या किसी और के कहने से आपने रिटन क्लियर किया, अच्छा स्कोर कर लिया। इट्स बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू आर सिंसियर अबाउट इट। आप बिल्कुल सीरियस थे इस चीज को लेकर के कि मुझे बेटर स्कोर कैसे करना है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैं इन सब बातों पे इसलिए इतना जोर दे रहा हूं बेटा कि एग्जैक्टली जो अगले फेजेस हैं, जैसे आपने अपने भरोसे और मेहनत से रिटर्न में अच्छा किया है, द सेम कॉन्फिडेंस, सेम गट्स यू नीड फॉर द फेज 2 जर्नी ऑल्सो। आपको फेज 2 का जर्नी के लिए भी वही चीज करना है। देयर बेसिक फर्स्ट स्टेप कि आपको रेस करना है। अब ये बताओ कि बेड पे लेटे लेटे सर मैं 1.6 किलोमीटर दौड़ दूंगा, हो पाएगा? ऐसा नहीं होगा सर। उसके लिए उठना होगा, ग्राउंड पे जाना होगा, और ग्राउंड पे दौड़ने के बाद ये महसूस करना पड़ेगा हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। रेस्ट अगर पुशअप, स्क्वाट्स एंड सिटअप्स की बात करें तो नॉट वेरी टफ एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी जेन्युइन वन। व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू केयर इज ऑल अबाउट कि आपको बच्चा अपना पोस्चर का ख्याल रखना है। किसका ख्याल रखना है? द पोस्चर इज इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं लगती है स्क्वाट्स करने में या सिटअप्स करने में या पुशअप्स करने में, ठीक है ना। एंड द नंबर आर वेरी लेस, एक्चुअली नंबर बहुत कम है, ठीक है ना। और ऐसा भी माइंडसेट मत कर लेना कि अप करके कोई रोक देंगे 20 सेकंड तक। इट्स अ वेरी जेन्युइन, आराम से अप डाउन 2-3 सेकंड का डिफरेंस होता है। कितना होता है? तो वो हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देन यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग फॉर द GD। तो जो इस बार का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आपको इस बार GD में, मतलब इसको फ्रेंकली बोल रहा हूँ, ऐसा कोई डराने वाला विषय नहीं है। बहुत लोग सोचते होंगे कि हाँ वो कोचिंग कर लें, ऐसा कर लें तो सर डरा रहे हैं, तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा। आई वांट टू स्पीक ट्रूथ, मैं सच बोलना चाह रहा हूँ। बिकॉज अगर नहीं समझा आपने टाइम से तो वहाँ जाने के बाद झटका खाएं, तो उससे पहले एज ए गुरु मेरा धर्म बनता है कि हम आपको सही चीज़ों से क्या कर दें बच्चा, अवेयर कर दें, जिससे भैया आप वहाँ जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आई थिंक यू हैव एनफ टाइम एंड यू स्टार्टेड जर्नी ऑन वेरी टाइम बच्चा। आपने जर्नी बिल्कुल ऑन टाइम स्टार्ट की है, एंड वर्क हार्डर फॉर द नरेशन पार्ट, कि कोई नरेशन दे रहा है तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। सेकंड, वंस यू आर गिविंग द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड आफ्टर दैट शॉर्ट नरेशन जो आप देते हैं, बहुत अच्छी आपकी लिसनिंग होनी चाहिए। व्हेन समबडी इज ब्रीफिंग तो आप अपने पॉइंट्स अच्छे से लिखो। ऐसा ना हो कि वो बोल रहे हैं तुम पेन पेपर लेके गोंच रहे हो यहाँ पर, तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी ओके। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये आपको समस्या करेगा आपके नरेशन में जब आप शॉर्ट नरेशन देंगे। क्योंकि क्या होता है जब बच्चा इस तरह से कोई बोल रहा होता है तो अपने बुलेट पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? जिससे नरेशन में उन चीज़ों को आप क्या कर सको, प्रॉपर तक से कवर कर सको। फिर सेकंड, आपका इंट्रोडक्शन हो गया, नरेशन पार्ट हो गया, एंड देन फाइनली डिस्कशन विल स्टार्ट। दिस टाइम यू नीड टू स्पीक गुड बिकॉज कैंडिडेट कमिंग फ्रॉम द ओवरऑल इंडिया, शॉर्ट लिस्टिंग ज़्यादा की हुई है, ठीक है ना। और इस बार लोग मेडिकली भी बड़ा ओके हो जा रहे हैं, मतलब मेडिकल प्रक्रिया सब डन ही कर ले रहे हैं, तो कोई इतना बड़ा इशू इस बार निकल के आएगा नहीं, क्योंकि लोग अलर्ट होते हैं। अब जो मेडिकल आउट हो रहे हैं क्या वो नहीं आ रहे हैं क्या? वो भी आ ही रहे होंगे, ऐसा तो नहीं वो बैठ गए होंगे, वो तो एग्जाम पहले ही दे के बैठे थे इसको। तो ये तो क्राइटेरिया है, तो इस बार सब ओके होके पहुंच रहे हैं, गड़बड़ होके नहीं जा रहे हैं। वाई दे आर कंडक्टिंग GD? पर्पज क्या है GD का पर्पज? समझ में आता है आपको? इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट। किसका टेस्ट हो रहा है वो?
और जीडी के दौरान आपकी रियल पर्सनैलिटी बेटा निकल के आती है, आप जो एक्चुअल में होते हो निकल के आप आ जाते हो। वो लीडरशिप, वो गट्स, वो कमिटमेंट, वो बिलीव, वो कॉन्फिडेंस, वो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, वो इनिशिएटिव लेने की क्षमता, डिटर्मिनेशन होना, करेज होना, सारा चीज चेक हो रहा होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कोऑपरेशन फैक्टर, लिसनिंग एबिलिटी, आप दूसरों को सुनते भी हो कि नहीं सुनते हो। कितने ऐसे ग्रुप में बैठे रहते हैं, डिस्कशन चलता रहता है, सामने वाला बोलता रहेगा, उसको उससे मतलब ही नहीं है, वो अपनी धुन में मस्त है, वो अपने लाइन याद कर रहा है, क्या कर रहा है बैठ करके, और वो जब एक्सप्रेशन में आता है तो क्या वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, वो भी चीज़ दिखाई देती है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन अदर। जबकि आप जीडी के बेसिक्स में समझो तो जितना आपका बोलना ज़रूरी है उतना ही आपका सुनना भी ज़रूरी है। बट ना सुनने की हमें बीमारी है, और वो बीमारी इसलिए है क्योंकि हम डरे रहते हैं कि कहीं मैंने सामने वाले को ज़्यादा सुन लिया तो मेरा ही पॉइंट्स क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग से फ्लैश कर जाएगा, तब तो फिर हम गए काम से ओवरऑल। तो ये सब बात कौन सोचता होगा, बच्चा जो रट्टू तोता होता है। क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वंस यू स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द जीडी राउंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वट एवर टॉपिक यू आर गेटिंग फॉर द डिस्कशन, जो भी टॉपिक बच्चा आप डिस्कशन ले पा रहे हो मेरे बच्चा, बहुत ज़रूरी है उस टॉपिक को एक बार हिंदी में भी पढ़िए। ऐसा थोड़ी ना कि आप मातृभाषा में नहीं पढ़ सकते हैं, फिर अंग्रेजी में पढ़िए, समझने का कोशिश करिए कि आखिर ये मुद्दा है क्या, इस मुद्दे का ओवरऑल प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, करंट सिचुएशंस क्या हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या और सुधारवादी चीज़ें इसमें हो सकती। मतलब एज इंसान कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश करो, इस देश का नागरिक बनिए आप। हर मुद्दा किसका है? देश का है कि नहीं है? अगर वो देश का मुद्दा है तो क्या हम इस देश के नहीं हैं? तो हम भी तो इसी देश के हैं ना बच्चा। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उस मुद्दे के प्रति अच्छे से समझना और कुछ अपने विचार ऐड ऑन करना? अब आप सोचिए, जब इस मैच्योरिटी के साथ आप अपने ओपिनियन रखेंगे ड्यूरिंग जीडी, हम आपसे इंप्रेस होंगे कि नहीं होंगे? बिकॉज आई एम हियर टू फाइंड आउट द रियल पर्सनैलिटी। मेरे को बेटा रियल पर्सनैलिटी चाहिए जो रियल तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ, रियल तरीके से निकल के आ रही हूँ। कि आपका प्रॉब्लम ये है कि आप टॉपिक पढ़ते ही नहीं हो। जिस दिन आपको टॉपिक पढ़ने का मतलब आप में सेंस आने लगेगा, किसी मुद्दे को, किसी विचार को आप गहराई से समझने लगोगे, तो ऑटोमेटिक जीडी में आपकी पर्सनालिटी निकल के क्या आएगी? बाहर आएगी। तब हमने मुद्दों को पढ़ा, और जब पढ़ा तो हिंदी भाषा में भी पढ़ा उसी मुद्दे को बच्चा, और अंग्रेजी में भी पढ़ा, तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर एक थॉट प्रोसेस क्रिएट हुआ। फिर पढ़ा ही नहीं, फिर मैंने अपने विचार उस पर क्या किए बच्चा? लिखे भी। और लिखे जो मैंने विचार उसको अपने टीचरों को दिखाया भी कि सर व्हाटएवर सेंटेंस आई एम क्रिएटिंग दैट्स अप टू द मार्क और नॉट, ये सही है कि नहीं है। भाई ग्रामेटिकली भी तो चीज़ों को देखना होता है ना, तो दिखाया भी। जब हर तरह से एक अप्रूवल मिला, देन आई स्टार्टेड पुटिंग माई थॉट्स इन जीडी राउंड, एंड दैट ऑटोमेटिकली क्रिएट इम्पैक्ट एंड इंप्रेशन ऑन अदर। अपने आप को इंप्रेशन क्रिएट करना क्या कर दिया बच्चा? शुरू कर दिया। तो अब आप समझ लो, ये तैयारी केवल बोलने भर की नहीं है कि सर हमने आया और जीडी में हम बैठे और हमने अपनी बात क्या कर दी, कह दी, मेरा काम खत्म। नहीं, आप यहाँ लोगों को इम्प्रेस करने आए, इम्पैक्ट क्रिएट करने आए हैं, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। दैट इज इम्पॉर्टेंट। और आज के बाद कोई स्टेटमेंट दे तो उतनी ही बहादुरी के साथ आपका भी स्टेटमेंट होना चाहिए कि भैया हम परमानेंट वाले हैं। क्या है? बात यहीं से जड़ से क्या कर देना है। बाकी वो अनपढ़ है इस मामले में, उसको नहीं पता कुछ, बस उसको बकवास करने का एक लाइन पता है। कितना पता है? तो नेवर अफेक्ट विद दीज पीपल, इनसे अफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हैव ए स्ट्रॉन्ग फोकस एंड स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क। यू आर गोइंग फॉर द राइट ट्रैक एंड योर फ्यूचर इज कंप्लीटली सिक्योर्ड। और आपका फ्यूचर बच्चा पूरी तरह से क्या है भैया? सिक्योर्ड है। तो जम के मेहनत करो बेटा। एक स्टेप आपने रिटर्न में काबिलियत से मेहनत की है, अगले स्टेप पे करिए। मैं ज़रूर टेस्टिंग करने के लिए आऊँगा। जैसे आज बहुत सारी मैंने बातें बताई हैं, तो लाजमी सी बात है सेकंड टाइम जब पार्टिसिपेशन होगा तो मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट होगा कि जो बातें बताई उन चीज़ों का असर आपके ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है। अल्टीमेट एक बात समझ लो, रिटर्न आपने लगातार मॉक दिए हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तभी हुआ है। मैं खुल के कह देता हूँ, नेवर बिलीव इन द डायलॉग्स। बेटा आप मैच्योर हो वैसे, कभी डायलॉग्स पे भरोसा मत करो, सच्चाई पे भरोसा करो, मेहनत पे भरोसा करो। ना मेरे कहने से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ना तुम्हारे कहने से हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट आउटपुट, रिजल्ट एंड एफर्ट्स। बकवास कर करके बहुत बच्चों को लोग फेल कराते हैं, दैट्स नॉट राइट। और कोई किसी को नहीं करा सकता भाई। रिटर्न दे रहे थे तो तुम्हारे हिस्से का कोई और एग्जाम दे रहा था क्या? नहीं। कल को बेटा वहाँ रेस में दौड़ोगे तो कोई और दौड़ने जाएगा क्या? तो बिलीव इन योर सेल्फ। स्टॉप सेइंग दिस फेक पीपल कि मैं करा दूंगा, उड़ा दूंगा, चमका। कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ आपको करना होगा। वंस यू सिट इन द जीडी राउंड, कोई आपके हिस्से का आके बोल देगा क्या?
यू नीड टू पार्टिसिपेट, यू नीड टू स्पीक अप। आपको ही पार्टिसिपेट करना होगा, आपको ही बच्चा क्या करना होगा, बोलना होगा। यू नीड टू फेस योर मेडिकल, नोबडी एल्स हेल्प यू। बकवास करते हैं पूरे भारत के अंदर मेडिकल को भी लेके, मैं ये भी बता देना चाहता हूं आपको स्ट्रांगली यहाँ पर, नोबडी नोज ए सिंगल पैरामीटर। मैं तुम्हारा देख के मेडिकल बता दूंगा, खाक बता दूंगा, मैं तुमको देख के बता दूंगा ब्लड का स्टेटस क्या है, यूरिन स्टेटस क्या है, ईसीजी रिपोर्ट क्या है, ईएनटी स्टेटस क्या है, डेंटल स्टेटस क्या है, एक्सरे स्टेटस क्या है, मैं नहीं बता सकता देख करके। इट्स अ वेरी डिसऑनेस्ट आंसर। ये तो हम गाइड करेंगे, मेडिकल में क्या गाइड कर देंगे, नहीं गाइड करेंगे। इसमें आपका रिपोर्ट्स आएंगे, क्या आएंगे बच्चा, उसके आधार पे आपको चीजें क्या की जा सकती हैं, बताई जा सकती हैं। ऐसे कोई गाइड वाइड आपको कर नहीं सकता, उस सिरे से बकवास चीज है, ठीक है ना। और रैंडम ऐसे करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा सा अगर समय आपका निकल जाए तो प्लीज सी द इंटरव्यूज, जब भी मिले 10 मिनट 5 मिनट, बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है, बट इन बच्चों के इंटरव्यूज आप जरूर 4-5 मिनट के रहते हैं, 8 मिनट के रहते हैं, 10 मिनट के रहते हैं। कभी थोड़ा सा लो फील हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा डेली देखना ही है, कोई कंपल्सन है, बट कभी लो फील हो, कुछ हो, करते करते प्रैक्टिस थोड़ा डेमोरलाइज हो जाए, तो प्लीज़ इन बच्चों का इंटरव्यूज देखिए जो सफल हुए हैं, बहुत इंस्पायर करेंगे बेटा। किसी पागल से फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है। फीडबैक और मोटिवेशन उस इंसान से लो जो सफल है एक्चुअली। उसको सुनने से, उसको समझने से आपके अंदर क्या आएगी बेटा, एक पॉजिटिविटी आएगी। और अगर आप लो फील कर रहे होंगे तो आप अगले ही घंटे फिर से एक बार एफर्ट्स करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको महसूस होगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और यही एहसास है जो ज़िंदगी में आपको आगे ले जाएगा बच्चा और बेहतर बनाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।